नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा बायो का भी पूरा सिलेबस हो गया है। हमने चैप्टर वाइज जो है 13 चैप्टर आपके थे, उनके सारे एमसीक्यू आपको मैंने करवा दिए हैं। अब मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आया हूं। इसमें आपको मैं बायो के पूरे चैप्टर के एक साथ एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूँ। फुल सिलेबस एमसीक्यू है, सिलेक्टेड है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के 2 से 4 एमसीक्यूज अपन ने लिए हैं, उसके बेस पे हम हर यूनिट के या हर चैप्टर के हम एमसीक्यू आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने पहला वाला कि बायोलॉजी फुल सिलेबस एमसीक्यू है, मतलब इसमें बायो के सारे चैप्टर के एमसीक्यू एक साथ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक यौन, उस चैप्टर के एमसीक्यू हमारे सामने है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे बेटा कौन सा एमसीक्यू दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 3 स्टेटमेंट में आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम के केस में, वो आपको बताना है। तो हम पढ़ते हैं पहले। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय अ फोर वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका पोलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम केविटी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं हम एंथर को, तो वो जो होता है 4 लेयर्स वाला होता है, उसमें 4 लेयर होती है। आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेसेंस ऑफ एंथर। तो आप बोलोगे जो पहली 3 लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी और डेहिसेंस का काम करेगी। तो प्रोटेक्शन कौन करेगी, डेहिसेंस कौन करेगी, तो ये दोनों प्रोटेक्शन करेगी। और डेहिसेंस का काम करती है एंडोथीसियम, ये बात ध्यान रखना। लाइन ऑफ डेहिसेंस का फॉर्मेशन कौन सी लेयर करेगी, एंडोथीसियम। तीसरा पॉइंट दिया बेटा, सेल ऑफ टेपिटेम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये गलत बात है, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड तो बनता है लेकिन टेपिटम का सेल नहीं करती है। टेपिटम का सेल ये काम नहीं करती है, ये काम होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू का। आगे बढ़े, आगे हिंदी में दिया है हमको। माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम आमतौर पर 4 दीवार परतों से घिरा होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टेपिटम। बिल्कुल सही बात है, 4 परत होती है। बाहर की 3 परतें जो होती है पराकर्ष को सुरक्षा और स्फुटन का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। इस पे एपिडर्मिस और मध्य परतें जो होती है, ये 2 परत पराकोष को सुरक्षा देगी और एंडोथीसियम जो होगी वो स्फुटन का कार्य करेगी। ये बात ध्यान रखना, एंडोथीसियम या अंतःस्थितियम परागकोश में स्फुटन का कार्य करती है। टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और माइक्रोस्पोर टेट्रा का बनाती है। बिल्कुल गलत बात है। तो आप बोलोगे सर 3 पॉइंट में से पहला और दूसरा पॉइंट सही है, तो सही उत्तर देखना था, तो पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पॉइंट गलत है और जहां भी तीसरा पॉइंट होगा वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। पहला और दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, जिसमें से आपको ट्रू कौन सा है ये देखना है। स्टेटमेंट दिए हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलो बाय द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये बात गलत है। द पार्ट ऑफ embryonal axis above the level of cotyledon is a epicotyl and part below the level of cotyledon is hypocotyl। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो जो अपर लेवल होता है उसको, उस कोटलेडन को, अपर लेवल को बोल देंगे एपिकोटाइल, और जो लोअर लेवल होगा उसको बोल देंगे हाइपोकोटाइल। ये बात सही है। मोनोकोट सीड्स प्रोसेस अ सिंगल कोटलेटिन प्रेजेंट या रिप्रेजेंट बाय स्कूटेलम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो मोनोकोट सीड होते हैं उसमें एक स्कूटेलम होता है, और आपका सॉरी स्कूटेलम होता है, वो एक सिंगल कोटलेटिन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे सही दिख रहा है हमको। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के दौरान हृदय के आकार के भ्रूण के बाद गोलाकार भ्रूण आता है, तो गलत बात है। बीज पत्रों के स्तर के ऊपर भ्रूण अक्ष का भाग एपिकोटाइल होता है, जबकि बीज पत्रों के स्तर के नीचे का भाग हाइपोकोटाइल होता है। ये बात सही है। मोनोकोट जो होते हैं, एक बीजपत्री बीज जो होते हैं, उसमें एकल बीज पत्र होता है जिसको स्कुटिलम द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 2 और 3 दोनों है। सही पूछा था तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे बढ़े,
आगे हमको देखना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसमें कौन सा सही है देखना है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा, तो पार्थेनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाएंगे। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फलों का विकास हो रहा है तो इसको पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी केस में 4 पॉइंट दिए हैं। तो देखो पहला दिया है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट सही है इसके लिए। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, बिल्कुल इसमें सीडलेस फ्रूट बनते हैं जैसे बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, एटीसी। आपने बनाना देखा होगा उसमें सीड नहीं है, ग्रेप्स देखा होगा उसमें सीड नहीं है, तो सीडलेस फ्रूट डेवलप करती है ये टेक्निक। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो होते हैं आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पार्थेनोकार्पी डिफरेंट प्लांट, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है तीनों, तो डी वाला ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। अनिषेक फलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है, तो आप बोलोगे निषेचन के बिना फलों का विकास होता है, बिल्कुल निषेचन के बिना फलों का निर्माण या विकास होता है। केला, अंगूर, नाभी, संतरा आदि में बीज रहित फलों का विकास होता है, बिल्कुल बीज रहित फल बनते हैं इसमें। ऑक्सिन और जिबरेलिन का उपयोग विभिन्न पौधों के अनिषेक फलन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, तो ये पॉइंट भी सही है। पार्थिनोकार्पी यानी अनिषेक फलन जो होता है उसके लिए तीनों ये आपके पॉइंट सही है। पूरा टॉपिक क्लियर हो गया इसमें एक तरह से देखा जाए तो, इस एक एमसीक्यू में ही। तो ये सही उत्तर है सारे, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा ये सभी। आगे बढ़े, अब हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिज। जो मेमेलियन टेस्टिज होती है मेल के अंदर होती है, उसमें करेक्ट कौन सा है। क्या मेमेलियन टेस्टिज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल होती है, नहीं होती है। ग्राफियन फॉलिकल होती है, नहीं होती है। ग्राफियन फॉलिकल होती है, नहीं होती है। सर्टोली सेल होती है टेस्टिस के अंदर, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसी के अंदर तो आपका स्पर्म बनता है या शुक्राणु बनता है। सेमनीफेरस लिखा के अंदर लीडिंग कोशिका होती है, लीडिंग सेल होती है, जिससे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, नर्लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। तो ये तीनों चीजें होती है टेस्टिस में। और ये तीनों पॉइंट कैसे गलत हो गए इस एक पॉइंट से, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल मेल में नहीं फीमेल में होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि टेस्टिस में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी है टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। काम भी बता दिया मैंने, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो पार्ट है जहां पर फॉर्मेशन होगा स्पर्म का, और जो आपका लीडिंग सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही सीक्वेंस हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। The correct sequence of spermatogenesis steps leading to the formation of sperm in a mature human testis। एक परिपक्व मानव वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की ओर जाने वाला शुक्राणुजनन चरणों का सही क्रम क्या है। तो आप बोलोगे इसमें सही सीक्वेंस आपको देखना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये बात सही है। स्पर्मेटिड पहले नहीं बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइड बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्म बनेगा। तो सही सीक्वेंस आपकी पहले वाली है। आपने शुक्राणु जनन पढ़ा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी थी हमने। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड, फिर आपके स्पर्म। तो ये सीक्वेंस सही है, तो पहले वाली सीक्वेंस सही है, बाकी सीक्वेंस गलत है। शुक्राणुजनन प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, शुक्राणुजनन प्रक्रिया में आपको ये पता था, स्पर्मेटोगोनिया को हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोसाइड जिसको हम शुक्र स्पर्मेटोसाइड भी कह देंगे सीधे, या शुक्र कोशिका बोलते हैं। स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसूत। स्पर्मेटिड, और लास्ट में बच जाते हैं आपके शुक्राणु। तो ये सही आपका सीक्वेंस है, क्रम है शुक्राणुजनन प्रक्रिया का, सबसे पहले से एंड तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़े, ड्यूरिंग oogenesis प्रोसेस each diploid cell प्रोड्यूस। जो oogenesis प्रोसेस होती है, जो फीमेल के ओरी में होती है, उसमें डिप्लोइड सेल होती है जिसको oogonia बोलती है, वो क्या बनाती है। अंडजनन प्रक्रिया जो होती है महिलाओं के अंदर, उसमें एक प्रत्येक द्विगुणित कोशिका जिसको हम oogonia बोलते हैं, वो क्या बनाती है। तो उसमें एक तो वन फंक्शनल एग बनता है,
बिल्कुल सही बात है। एक ही एक बनेगा तो याद रखोगे एक क्रियाशील अंडा बनता है और 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। oogenesis प्रोसेस याद कर लो, आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। उसमें आपका एक ही ओवम बनता था, स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते थे और यहाँ oogenesis में एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है, 3 ध्रुविकाएं बनती है और एक अंडाणु का निर्माण होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। गर्भावस्था की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम निम्नलिखित के प्रभाव से बना रहता है। यानी आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा वो कौन से हार्मोन की वजह से? तो आपको याद रखना कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा बनती है प्रेगनेंसी टाइम में, फीटस और मदर के बीच एक कनेक्टिंग लिंक प्लेसेंटा होती है, उसके थ्रू एक हार्मोन निकलता है एससीजी, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम बना के रखने में हेल्प करता है और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, जिससे प्रेगनेंसी जो है बनी रहेगी। आप बोलोगे सर गर्भावस्था में जो माता और शिशु के बीच में एक परत बनती है जिसको अपरा कहते हैं, वो अपरा से एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन होता है मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बना के रखेगा और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगा, जिससे प्रेगनेंसी या सरगर्भता बनी रहेगी। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर अब आपका अगला चैप्टर आ जाएगा। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द टोटल वेल बीइंग, द फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बात भी सही है। सहेली जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से वाज डेवलप टू CDRI या डेवलप्ड एट CDRI, बिल्कुल। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उसने सहेली नाम की एक गोली बनाई है जो एक मुखी गर्भ निरोधक गोली होती है जो हफ्ते में एक बार ली जाती है, वंस इन अ वीक। तो ये है, तो ये तीनों पॉइंट आपको सही दिख रहे हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस शुड नॉट बी बैन। नोट भी बोला है भाई साहब, एमनियोसेंटेसिस जो है बैन है, बैन है। इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ये एक लिंग निर्धारण का टेस्ट है जो हमारी कंट्री में बैन है। तो ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि नोट भी लिखा है बैन। तो आप बोलोगे पहले 3 पॉइंट सही है और हिंदी में वही दिया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। WHO जो इसके अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? प्रजनन के सामाजिक शारीरिक व्यवहार भावनात्मक फलों का पूर्ण, बिल्कुल सही बात है। सहेली का विकास लखनऊ में सीडीआई ने किया गया था, बिल्कुल सही बात है। एमनियोसेंटेसिस प्रतिबंध नहीं लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि यह निदान परीक्षण है। तो आप बोलोगे चौथा पॉइंट गलत है, पहले 3 सही है। तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है आपको? 1 2 3 यहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़े। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर्टी? कॉपर्टी आपका एक डिवाइस होता है जो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो एक्सपर्ट नर्स होती है वो इंजेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे डॉक्टर या नर्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोका जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए तरीका है, कॉपर्टी लगाया जाता है। तो ये क्या करता है? टू इनिबिट ओवुलेशन, टू इनिबिट फर्टिलाइजेशन, टू इनिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, टू इनिबिट गेमेटोजेनेसिस। तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ये आपकी निषेचन प्रक्रिया को रोकता है कॉपर्टी, ये बात ध्यान रखना। तो क्या वर्क करता है कॉपर्टी? निषेचन प्रक्रिया को रोकता है जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी से या अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। ये एक गर्भ निरोधक का तरीका है, ये बात ध्यान रखिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट ऑप्शन हैविंग बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ये बात ध्यान रखे। यहां पर आपको गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पे 4 कथन में कौन से कथन गलत है वो देखना है। सबसे पहले दिया है कॉन्डम्स डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। ये बात गलत है क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करना कॉन्डम का काम नहीं होता है। इसका काम तो सिर्फ क्या होता है कि जो सीमेन होता है या स्पर्म होता है वो वेजाइना में न जाए, उससे प्रोडक्ट करना होता है। स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करने वाले अलग अलग मेथड है डिवाइस में, जैसे अपन ने कॉपर टी देखा था, वो सब ये काम करती है। तो ये पॉइंट गलत है। डायफ्राम सर्वाइवल कैप्स और वॉल्स आर बोथ और मेल और फीमेल। डायफ्राम सर्वाइवल कैप और वॉल्स जो होते हैं वो ओनली फीमेल के लिए यूज होते हैं, मेल के लिए यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ दोनों बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट भी गलत होगा।
आईयूडी आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्स, मैंने अभी बताया था कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होते हैं जिसके अंदर कॉपर टी भी आते हैं, जो फीमेल बॉडी में या फीमेल के वजाइना में लगाए जाते हैं, फीमेल के यूट्रस में लगाए जाते हैं, वो एक्सपर्ट नर्स के थ्रू लगाए जाते हैं या डॉक्टर की निगरानी में लगाए जाते हैं। तो ये पॉइंट सही है आपका। स्टरलाइजेशन एट टर्मिनेशन मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी, स्टरलाइजेशन जो होता है जिसमें फीमेल स्टरलाइजेशन को आप बोलते हो ट्यूबेक्टोमी, मेल स्टरलाइजेशन को बोलते हैं वेसेक्टोमी। ये एक लास्ट मेथड है जिसमें हम प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। अब आपको 4 पॉइंट में पहला और दूसरा पॉइंट गलत दिख रहा है, तो आपको गलत पॉइंट ही चूज करना था। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उस विकल्प का चयन करें, इसमें दोनों कथन गलत है। गलत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। कंडोम शुक्राणु की गतिशीलता को कम करते हैं, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि कंडोम का काम ये नहीं है। ये तो सिर्फ क्या करते हैं, जो वीर्य सेचन प्रक्रिया होती है इसमें वीर्य मादा की योनि में प्रवेश कर जाता है, उस प्रक्रिया से बचाते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है डायफ्राम, ग्रीवा कैप और वोल्ट पुरुषों और महिलाओं के लिए यूज होते हैं, तो गलत बात है। सिर्फ महिलाओं के द्वारा यूज होते हैं, पुरुषों के द्वारा यूज नहीं होते हैं, ये दो गलत है। और दूसरे दोनों आपके लिए सही होंगे। आईयूडी विशेषज्ञ नर्सों द्वारा लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नसबंदी आगे की गर्भपात को रोकने के लिए एक टर्मिनल विधि है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 पॉइंट सही है, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा गलत है, आपको गलत पॉइंट देखना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, क्योंकि पहला और दूसरा गलत है और गलत पॉइंट ही आपको देखना है। आगे बढ़े। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हनी बीज। हनी बीज जो होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं वो हमको समझना है। द क्वीन बीज एंड द वर्कर बीज डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग आर सेक्सुअली फीमेल, बिल्कुल सही बात है। मेल्स ड्रोन जो होते हैं डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड, ये बात भी सही है। क्वीन बी फीड अप टू रॉयल जेली एंड द वर्कर बीज फीड अप ऑन द ब्रेड, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही दिख रहे हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है और श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है निषेचित अंडों से विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। नर ड्रोन अनिश्चित अंडों के पार्थिनोजेनिक फल में विकसित होते हैं, बिल्कुल। नर पार्थिनोजेनेटिक रूप से विकसित होते हैं, ड्रोन जिनको कहा जाता है। रानी मधुमक्खी रॉयल जेली खाती है और श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है मधुमक्खी की रोटी खाती है, तो आप बोलोगे सही बात है। तो आप बोलोगे तीनों पॉइंट सही है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपने सिलेबस में पढ़ी है। अगला क्या बोला है, रिफर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आपको देखना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, सॉरी, कौन सा करेक्ट देखो। क्या दिया है पहले, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड बाय ए इंडिविजुअल 25%, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे सर 25% चांस है कि अगर ए है तो इसके जो गेमिट बनेंगे होमोजाइगस गेमिट जो बनेंगे, इससे आपको ए मिलने के कितने चांस है, तो आप बोलोगे 25% चांस है। तो पहले वाला सही है। टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंस गेमिट प्रोड्यूस बाय गेमिट वाइफ ABR2, ये बात भी सही है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड F2 प्रोजेनी इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा 3:1। देखो मिराबिलिस जलापा एक प्लांट होता है, इसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, अपूर्ण प्रभावित देखने को मिलती है। जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन देखोगे तो वहां पे आपको रेशियो ये नहीं मिलेगा, वहां रेशियो मिलेगा 1:2:1। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है। अपूर्ण प्रभाविता का आपने F2PD पढ़ी होगी, वहां पर यह अनुपात मिलता था। मिराबिलिस जलापा इस पौधे का उदाहरण है, इसमें लाल और सफेद फूल साथ में दिखाई देते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो अब देख लो यहाँ पे कौन सा है। स्वप्रजनन ए व्यक्ति द्वारा प्राप्त सुयुग्मित प्रभावी व्यक्तियों का प्रतिशत प्रतिशत होगा, तो बिल्कुल सही बात है। जीनोटाइप मतलब ए मिलने की संभावना कितनी है, 25%। जीनोटाइप अगर ए बी सी द्वारा उत्पादित आनुवंशिक रूप से भिन्न युग्मों के प्रकार 2 हैं, बिल्कुल सही बात है। मिराबिलिस जलापा के मामले में आपने बता दिया मैंने कि 1:2:1 होगा। तो आपका सही उत्तर क्या होता है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो अब अपन स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत बात है, सारे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 3 आर फॉल्स। दूसरा वाला सही है, हमारा दूसरा वाला उत्तर सही है क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा गलत है। तो आप बोलोगे, और यहाँ पहला और तीसरा बता रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। इफ अ हीमोफिलिक मेल marries a carrier woman, then which of the following hold true for the progeny? अगर एक हीमोफिलिक मेल है, जैसे मान लो एक मेल है वो हीमोफिलिक है, तो हीमोफिलिक मेल होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी। वो एक कैरियर वुमेन से शादी करता है, तो आपने बोला सर एक कैरियर फीमेल हो गई, चलो ठीक। तो इनके क्या चांस बनेंगे, तो आप खुद देखो।
अगर मैं इनके गेमिट बनाता हूं तो कितने टाइप के गेमिट बनेंगे, यही गेमिट हो मान लो, तो आप बोलोगे सर इसका क्रोज के साथ करवाता हूँ तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसका क्रोज के साथ करवाता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसका क्रोज के साथ करवाता हूँ तो क्या मिलता है, एक्स वाई, और इसका क्रोज के साथ करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, एक चाइल्ड है जो कैरियर है, गर्ल है जो कैरियर है, एक गर्ल है जो इन्फेक्टेड है, एक बॉय है नॉर्मल है, और एक बॉय इन्फेक्टेड है। तो क्या होगा ऑप्शन, 50% डॉटर आर कैरियर, 50% डॉटर आर कैरियर एंड 50% आर हीमोफिलिक। डॉटर के केस में देखोगे तो दो डॉटर है, उसमें 50% मतलब एक डॉटर कैरियर है एक डॉटर हीमोफिलिक है, तो पहला ही पॉइंट सही है। ऑल द डॉटर आर हीमोफिलिक गलत बात है क्योंकि एक तो कैरियर है। ऑल सन आर हीमोफिलिक गलत बात है क्योंकि एक सन तो नॉर्मल आया। ऑल सन नॉर्मल ऑल डॉटर कैरियर गलत बात है क्योंकि एक सन तो इन्फेक्टेड आया। आप ये क्रॉस समझ सकते हो तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सिंपल है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। हिंदी में भी कह सकते हैं कि सर एक हीमोफिलिक पुरुष की शादी एक वाहक महिला से हो जाती है तो उसके संतानों की निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो चार संतान होगी तो चार संतान में एक जो बेटी होगी वो वाहक होगी और एक बेटी हीमोफिलिक होगी, तो पहला वाला पॉइंट सही होगा। एक पुत्र होगा वो सामान्य होगा, एक पुत्र ऐसा होगा बेटा, एक पुत्र जो होगा वो प्रभावित होगा, तो ये बाकी सब पॉइंट गलत हो जाएंगे, पहला पॉइंट सही होगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही है ये हमको देखना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 स्ट्रैंड टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बिल्कुल सही बात है। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में बनता है, तो ये बात सही है। क्या देखना है हमको, इनकरेक्ट देखना है, हमको इनकरेक्ट देखना है, तो पहले वाला तो आपको सही है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये बात भी सही। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में पोलिमराइजेशन को उत्प्रेरित करता है, ये बात भी सही। डीएनए पॉलीमरेज जो है कैटलाइज पोलिमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाता है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला अगर मैं देखूं तो अगला क्या दिया है बेटा, अगला दिया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है कैटलिस्ट पोलिमराइजेशन इन 3 टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ये गलत है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं बनाएगा, 5 से 3 बनाएगा, तो डी वाला ऑप्शन गलत है और आपको गलत ऑप्शन देखना था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। वो सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमने सिलेबस में पढ़ा है, जो तरह के हम कर सकते हैं एमसीक्यू उससे रिलेटेड ही है। चलिए आगे बढ़े। एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बींग्स, मानव में जीनों की अनुमान संख्या कितनी है, तो 20,500। देखो ये जो दिया है 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ है, ये आपके बेस पेयर होते हैं, ये इतने क्या होते हैं बेटा, बेस पेयर होते हैं क्षार युग्म। उन बेस पेयर के अंदर एक मिनिमम जीन होता है 3,000 और एक मैक्सिमम जीन की अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो 20,500 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका 20,500। The human chromosome with the highest and least number of genes are there respectively. क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम जीनों की संख्या किसमें होती है, तो क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन होते हैं, क्रोमोसोम वाई में सबसे कम होते हैं, तो क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन, क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। आगे हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन विकास चैप्टर से दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। होमो इरेक्टस इज प्रेसिडेटेड बाय होमो हैबिलस, निएंडरथल्स मैन एंड क्रो-एग्रो-मैन वर लिविंग एट द सेम टाइम, ये गलत पॉइंट है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिविंग ऑस्ट्रेलिया, गलत है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में रहने वाले थे, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन हिंदी में भी देख लो, मानव जाति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। होमो इरेक्टस का जन्म होमो हबिलिस से पहले हुआ था, और निएंडरथल जो मानव है, निएंडरथल मानव जो है क्रो एंग्रो मानव को ही समय में रह रहे थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकल जो है ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे पहला वाला, ये अफ्रीका में थे। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज कॉल्ड, ह्यूमन इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, मानव विकास को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी है ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विकास का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी होता है, ये शाखा है।
आगे हम बढ़े, इसी चैप्टर का है कि इन 1953 एसएस मिलर credited primitive earth condition in the laboratory and gave experimental evidence for the origin of first form life from pre-existing non-living molecule. The primitive earth condition created include, भाई आपकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो ओपरेन और हेल्डेन लिया था उसमें बता दिया था कि नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनसे आपकी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा था, मिलर ने जो प्रयोग करा था, उसमें जो शुरुआती एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, उसमें कौन कौन सी कंडीशन थी? लो टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं था, हाई टेम्परेचर बिल्कुल था। आप बोलोगे हाई टेम्परेचर, नॉन रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नहीं, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म मतलब ज्वालामुखी फट रहे थे, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और उसमें आपका अमोनिया और मीथेन गैस थी। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1953 में एसएसएल मिलर ने प्रयोगशाला में आदिम पृथ्वी की स्थितियों का वर्णन किया। पहले से मौजूद और गैर जीवित कार्बनिक प्राणियों के जीवन के पहले रूप की उत्पत्ति के लिए प्रायोगिक साक्ष्य दिए। बनाई गई आदिम पृथ्वी की स्थितियों में शामिल है। तो सीधी सी बात है कि जो प्राथमिक वातावरण था, आदि वातावरण था, उसमें क्या क्या था? कम तापमान नहीं था बेटा, उच्च तापमान था, ज्वालामुखी तूफान था, गियर कम करने वाला वातावरण नहीं था, मतलब आप बोलोगे रेड्यूसिंग यानी अपचायक वातावरण था, और साथ ही साथ मीथेन और अमोनिया गैस भी थी। उत्तर आएगा डी। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, आपने मिलर का सेटअप पढ़ा होगा। अगला ह्यूमन हेल्थ और डिसीज वाला चैप्टर से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर कंटेनिंग इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज रिस्पेक्टिवली? निम्नलिखित में से किस युग्म में क्रमशः एक संक्रामक और एक गैर संक्रामक रोग है? टाइफॉइड और एड्स दोनों कंटेजिनस या फिर बोलते हैं इन्फेक्शियस होते हैं। एड्स और कैंसर सही होगा। देखो, एड्स इन्फेक्शियस है और कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है। एड्स संक्रामक रोग है, कैंसर असंक्रामक या गैर संक्रामक रोग है। तो आपका जोड़ी कौन सी रहेगी सही? एड्स एंड कैंसर वाली। बाकी ये कैसी है बेटा? यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पे आगे पीछे दिया हुआ है, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहले इन्फेक्शन बताना फिर नॉन इन्फेक्शन बताना। बी ऑप्शन सही रहेगा। द टर्म इम्यूनिटी रिफर्स टू, इम्यूनिटी टर्म जो होती है वो क्या रिफर करती है? इम्यूनिटी टर्म का मतलब होता है एबिलिटी टू द होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मेजबान की रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ने की क्षमता, यानी हमारी बॉडी में जो कैपेसिटी है किसी भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, वो हमारी इम्यूनिटी है। मेजबान मतलब हम, हमारे शरीर में जो रोगाणु आएगा उसके लिए हम मेजबान है। तो उस रोगाणु से लड़ने की हमारी जो क्षमता है वही हमारी क्या कहलाती है बेटा? इम्यूनिटी कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ने की क्षमता जो हमारी, वही क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। आगे बढ़े, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको। बिनाइन ट्यूमर स्प्रेड डिस्टेंस साइड, बिल्कुल गलत बात है। बिनाइन ट्यूमर वही रहता है जहां बनता है। जो आपका सुदम और दुर्दम अर्बुद पड़ा था, तो उसमें सुदम अर्बुद वही रहता है जहां बनता है। हेरोइन एस्केलेटर बॉडी फंक्शन, हेरोइन जो होता है वो डिफरेंस जो होता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो करता है, बढ़ाता नहीं है। मेलिग्नेंट ट्यूमर एक्सिबिट मेटास्टेसिस, बिल्कुल मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही घातक होता है। ये मेटास्टेसिस को क्या करता है? बनाता है। पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी एट गिवन कैनिब्रॉइड्स, गलत बात है, क्योंकि अगर आपको पेन हो रहा है सर्जरी, तो उससे लिए जो आपको दिया जाता है वो दिया जाता है हेरोइन टाइप की ड्रग, जो बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करती है। कैनिब्रॉइड्स तो हेलुनेशन क्रिएट करती है, भ्रम पैदा करती है। तो आप बोलोगे सर ए बी डी गलत है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये गलत है, ये नहीं देंगे, ये देंगे तो भ्रम पैदा होगा, दर्द कम नहीं होगा। दर्द कम करने के लिए आपको ओपिएट्स टाइप की ड्रग देनी पड़ेगी, हेरोइन टाइप की ड्रग देनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में देख लेते हैं। सौम्य ट्यूमर दूधराज के स्थान तक फैलते हैं। सौम्य ट्यूमर को आप सुदम अर्बुद भी कहते हो, तो वो नहीं कर सकता दूरदराज तक। हेरोइन शरीर के कार्यों को तेज कर देती, गलत बात है। हेरोइन तो शरीर के कार्यों को धीमा कर देती है। घातक ट्यूमर मेटास्टेट प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सुदम या जिसको हम बोलते हैं दुर्दम, जिसको हम दुर्दम भी कहते हैं, वो दुर्दम ट्यूमर जो होता है मेटास्टेट प्रदर्शित करता है। ये बात सही है। जिन सही स्टेटमेंट देखना था तो सी ग वाला सही। जिन रोगियों की सर्जरी हुई उन्हें दर्द से राहत के लिए कैनिब्रॉइड दी जाती, गलत बात है। अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको दर्द होगा उस ऑपरेशन का, तो उसको दर्द को कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसमें हेरोइन टाइप की ड्रग के हो सकती है, क्योंकि वो दर्द को कम करती है।
बट ये कैनिबोनाइड टाइप की ड्रग तो भ्रम पैदा करती है, तो ये ड्रग यहाँ नहीं दी जाएगी। सी वाला या ग वाला ऑप्शन सही है, सही स्टेटमेंट देखना था आपका, तो ग वाला सही है। एंटी वेनम जो होता है किसके अगेंस्ट काम करता है? स्नेक पॉइजन। जब सांप काटता है तो सांप के जहर को खत्म करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, इसको एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो उसमें क्या होती है? उसमें एंटीबॉडी होती है। सांप के जहर के खिलाफ एंटी वेनम में क्या शामिल होता है? उसमें एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में जाके उसको खत्म कर देगा, उस जहर को, वेनम को खत्म कर देगा, इसलिए एंटी वेनम है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। द dough used for making dosa and idli is fermented by bacteria, बिल्कुल सही बात है। Microbes are used to fermented fish, soybean, bamboo shoots of make food, ये बात भी सही है। The large holes of sea trees are due to production of large amount of CO2, fungi called Propionine bacterium shermanine। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ फंजाई नहीं आएगा, बैक्टीरिया आएगा। तो आप बोलोगे सर सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि गलत ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना था, और यहाँ पर गलत ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि यहाँ फंजाई नहीं बैक्टीरिया आएगा। टोडी जिसको अपन सामान्य भाषा में ताड़ी भी कहते हैं, तो टोडी इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे पहला ए बी डी सही है, सी वाला गलत है, और गलत वाला सिलेक्ट करना था। हिंदी में भी दिया है बेटा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और गलत कथन का चयन करें। डोसा इडली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आटा बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है, बिल्कुल सही बात है। मछली सोयाबीन बांस की टहनियों को किण्वित करने के लिए भोजन बनाने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फीस पनीर जो होती है, सीज चीज में जो छेद, बड़े छेद होते हैं, प्रोपेनिक बैक्टीरिया शर्म नामक कवक नहीं, या जीवाणु आएगा। कवक की जगह जीवाणु आता तो ये पॉइंट भी सही होता, और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करके पूरा पॉइंट गलत बना दिया है। तो जीवाणु आएगा, द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 उत्पादन का कारण होते हैं, तो ये पॉइंट सही है। जैसे ये पॉइंट गलत है, और गलत पॉइंट सिलेक्ट करना था। ताड़ी जो है दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है, जो सूक्ष्म किण्वित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पिया जाता है, लेकिन वहां पर नारियल वाली ताड़ी पी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। वह ऑप्शन गलत है, और गलत ऑप्शन आपको चयन करना था। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अगर हम वेस्ट वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसका काम क्या है? वो क्या करता है कि हमको बीओडी रिड्यूस करना है, बायो ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमको कम करना है। अवशिष्ट जल को जैविक उपचार का उद्देश्य क्या है? बीओडी को कम करना, क्योंकि बीओडी कम है मतलब पानी शुद्ध है, बीओडी डिक्रीज मतलब वाटर इज प्योर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला अगर हम बात करें बेटा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है देखना है। फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन कॉल्ड प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है, जो कि एक फिजिकल रिमूवल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमको इनकरेक्ट देखना है। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली मैकेनिकल प्रोसेस, ये बात गलत है। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज होता है बेटा। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिच ऑफ सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बात भी सही है। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज ए प्योर मेथेन। प्योर मेथेन नहीं होता, देखो बायोगैस यानी मीथेन को हम बायोगैस कह देते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में आपकी मेथेन गैस होगी, लेकिन प्योर मेथेन गैस नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट गलत है, और आपको गलत पॉइंट ही सिलेक्ट करना था, तो आप बोलोगे दूसरा और चौथा गलत है। हिंदी में भी देख लेते हैं। निस्पंदन और अवसादन के माध्यम से बड़े और छोटे कणों को भौतिक रूप से हटाने को प्राथमिक सीवेज उपचार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्य रूप से एक यांत्रिक प्रक्रिया है, ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलोगे सर जैविक प्रक्रिया है, तो ये पॉइंट भी सही, ये पॉइंट गलत है। सीवेज उपचार और संयंत्र में सक्रिय कीचड़ तलछट एरोबिक बैक्टीरिया का एक समृद्ध स्रोत है, तो आप बोलोगे ये पॉइंट भी सही है। बायोगैस जिसे आमतौर पर गोबर गैस कहते हैं शुद्ध मीथेन है, तो शुद्ध मीथेन नहीं है, उसमें और भी गैसें होती है। तो शुद्ध मीथेन बोल के इसने गलत बोल दिया है, मतलब ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरा और चौथा पॉइंट गलत है, सीधी सी बात। दूसरा और चौथा गलत है, कहाँ दिख रहा है आपको? दूसरा और चौथा गलत, और गलत वाला ही देखना था हमको। क्या देखना था? गलत की सही देखना था? इनकरेक्ट देखना था, मतलब गलत पॉइंट देखना था। तो गलत पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? दूसरा और चौथा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम बढ़े। प्लाज्मिड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA।
was isolated from which bacterium species? हमको फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना था, तो हमको प्लाज्मिड चाहिए था, तो हमने कौन से बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया वो, तो याद रखना सोलमोयर टाइफूरियम बैक्टीरिया। प्रथम पुनः संयोजक डीएनए या प्रथम पुनर्योजित डीएनए के लिए निर्माण के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड को किस जीवाणु प्रजाति से पृथक किया जाता है, तो सोलमोनिलम टाइफूरियम से हमने पृथक करा था सबसे पहले। ऑप्शन बी राइट। The correct sequence of different step of polymerase chain reaction, polymerase chain reaction के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है, तो पीसीआर की बात हो रही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपके एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के आवर्धन के लिए जरूरी है। कम टाइम में डीएनए के बहुत सारी कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। इस टेक्निक को केरी मुलिस साइंटिस्ट ने डेवलप करा है, ये बात ध्यान रखें। और उसमें एक आपका थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलने वाला एक एंजाइम होता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, उसका यूज होता है। उसकी सबसे पहली स्टेज होती है डीनेचुरेशन, तो ये 2 पॉइंट तो वैसे हट जाएंगे। उसके बाद आता है एनिलिन, उसके बाद आता है एक्सटेंशन। तो आपको बोलोगे सर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि डीनेचुरेशन के बाद एक्सटेंशन नहीं आएगा। ये पॉइंट भी गलत हो गया। पहले आप देख लो कौन से सही है, डीजेनेचुरेशन पहले आएगा, एनिलिन फिर एक्सटेंशन। सही उत्तर हो जाएंगे विकृतीकरण, एनिलिन और एक्सटेंशन। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़े। Which of the following statement does not hold to the restriction enzyme? restriction enzyme के केस में कौन सा जो है इसका पॉइंट गलत है, does not है। It is a recognize a palindromic nucleotide sequence, ये पॉइंट सही है बिल्कुल। It is an endonuclease, ये भी सही है। It isolated from virus, ये पॉइंट गलत है। ये हमको बैक्टीरिया से मिलते हैं, वायरस से नहीं मिलते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि मोलिकुलर सीजर या आणविक कैंची जैसा काम करते हैं, ये हमको वायरस से नहीं मिलते, बैक्टीरिया से मिलते हैं। इट इज प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ स्टिकली एंड ऑफ डिफरेंट डीएनए न्यूक्लियर, ये बात भी सही है। गलत पॉइंट देखना था, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हिंदी में भी देख लेते हैं। कौन सा कदम प्रतिबंधन एंजाइम के लिए सही नहीं है, तो यह एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है, ये सही है। न्यूक्लियोटाइड है, ये जो होता है एंडोन्यूक्लियेज है, बिल्कुल सही है। वायरस से अलग किया जाता है, नहीं भाई साहब, ये जीवाणु से मिलता है हमको। तो सी पॉइंट गलत है, और गलत पॉइंट हमको देना था। यह विभिन्न डीएनए अणु में से एक ही तरह के चिपचिपे पदार्थ सीधे पैदा करता है, तो बिल्कुल सही बात। इसका उत्तर भी सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यहाँ पर आपको जीएम क्रॉप जो होती है उसके रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट दिए हैं, तो उसमें कौन सा पॉइंट गलत है। इट मेक क्रॉप और टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, it result in decreased efficiency of minerals uses by plants. It help to reduce post-harvest loss. It enhance the nutritional value of food. कौन सा पॉइंट गलत है, तो इट रिजल्ट इज डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल बाय जो एफिशिएंसी मिनरल प्लांट, जो मिनरल्स का जो यूज होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, उसको कम नहीं कर सकता जीएम ग्रोथ। जो चीज प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वो मिनरल्स लगेंगे, जीएम ग्रोथ से वो कम नहीं होंगे। ये तो सिर्फ पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, जिससे हम इन उनसे बच सकते हैं जो इस फसल को खराब करते हैं, उन कीड़ों से बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ फूड की क्वालिटी बढ़ सकती है, फूड का अमाउंट बढ़ सकता है, लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वो तो लगेगा ही लगेगा, तो वो कम नहीं कर सकते हैं ये जीएम ग्रोथ। फसलों के अनुवांशिक संशोधन, यानी जो जीएम फसल होती है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल होती है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप बोलोगे यह फसलों को अजैविक कारकों या अजैविक तनावों के प्रति सहिष्णु बनाता है, ये बात सही है। इसके परिणाम स्वरूप पौधों द्वारा खनिज उपयोग की दक्षता कम हो जाती है, पॉइंट गलत है। गलत इसलिए क्योंकि पौधों को जो विकास के लिए जो भी खनिज तत्व चाहिए वो लगेंगे। इसमें सिर्फ हम कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है, भोजन के पोषण को मूल्य को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गलत वाला चुनना था। अगला दिया है बेसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं। बीटी कोडन में बीटी का मतलब भी होता है बेसिलस thuringiensis। फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिलाइल प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज, ये प्रोटीन क्या करता है, बाइंड विद एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट, बिल्कुल सही बात है। इज एक्टिवेटेड ऑफ एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच नहीं होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट।
डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज द itself resistant to this toxin. ऑल ऑफ दिस आप बोलोगे सर ये वाला ही सही है। बेसिलस thuringiensis प्रोटीन क्रिस्टल बनता है जिसमें कीटनाशक प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है। कीट कीट की मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं से बनता है, अंततः उसे मार देता है, सही बात है। कीट कीट की आंत के अम्लीय पीएच नहीं होता, क्षारीय पीएच होता है, थोड़ा सक्रिय होता है, वाहक जीवाणुओं को नहीं मारता है, स्वयं को मार देता है, गलत बात है, ये सभी गलत। ये ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि सही देखना था हमको, यहाँ पर हमको सही देखना था, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाया है, एक एनिमल के अंदर हमने नया टाइप का जीन डाला है, तो कौन सा फायदा नहीं है उससे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जानवरों का लाभ नहीं है। रोगों के लिए नए उपचारों की जांच, रोगों का शीघ्र पता लगना, टीकों की सुरक्षा परीक्षण करना, उपयोगी जो है उत्पादों का उत्पादन। टेस्टिंग द सेफली वैक्सीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज, टेस्टिंग ऑफ सेफली वैक्सीन टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आप बोलोगे अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज नहीं कर सकते हैं। रोगों का शीघ्र पता लगना ये नहीं हो सकता है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनमें। आगे बढ़े। अगला जो है लास्ट यूनिट का हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, सॉरी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि चैप्टर से। सेवरल प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर अ प्लेस ऑफ क्वांटिटी। देखो, प्लांट एक स्पीसीज है जिसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं, एनिमल की स्पीसीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। जब प्लांट की स्पीसीज और एनिमल की स्पीसीज साथ में आ जाएगी तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन साथ में आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। एक स्थान पर एक साथ मौजूद कई पौधे और पशु प्रजातियां क्या कहलाएगी, एक समुदाय बनाएगी। क्योंकि पौधों की एक जाति जनसंख्या हो गई या समष्टि हो गई, जंतुओं की एक जाति समष्टि हो गई, दोनों समष्टियों से बनता है समुदाय। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इनमें से कौन सा समीकरण घातीय जनसंख्या वृद्धि वक्र के लिए सही ढंग से है। तो पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला नहीं है, तीसरे वाला सही है, तो बोथ ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे वाला जो है वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए है, आपका संभार तंत्र के लिए, लॉजिस्टिक वृद्धि के लिए। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या चर घातांक की वृद्धि के बारे में पूछा था। अगला अगर हम बात करें बेटा, रीड में गिवन एग्जांपल ऑफ एनिमल इंटरेक्शन। एनिमल इंटरेक्शन के इसमें गिवन एग्जांपल दिए, कौन सा सही है गलत बताना है, कौन सा रिलेशन है ये बताना है। रीड द ऑर्किड ग्रोविंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो, तो मैंने आपको बताया कॉमेंसलिज्म। ब्रेसेम्स ग्रोविंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल, ये भी कॉमेंसलिज्म। क्लॉन फिश लिविंग अमंग द स्टिंग्स टेंटिकल ऑफ द सी एनिमल, कॉमेंसलिज्म। केटल रिग्रेट द केटल्स ग्रेट फॉरगिंग द क्लोज टू ग्रेजिंग कैट, तो ये भी आपका कॉमेंसलिज्म हो जाएगा। जानवरों के आपसी संबंधों के लिए दिए गए उदाहरण पढ़े। आम की शाखा पर एपिफाइट के रूप में उगने वाले आर्किड क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं सहभोजिता का उदाहरण। वेल की पीठ पर उगने वाले बर्नेकल भी सहभोजिता का उदाहरण। समुद्री एनिमोन के डंक मारने वाले तंतुओं के बीच रहने वाले क्लाउन मछली, समुद्री एनिमल, ये वाला भी हो जाएगा आपका सहभोजिता। चरने वाली मनुष्य के करीब चारा लदाशु कैक्टर एग्रेंट्स, ये भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके कॉमेंसलिज्म सहभोजिता के उदाहरण। तो आप बोलोगे सर ये सब एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म के, सहभोजिता के उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक जाति को फायदा है, दूसरी जाति को ना फायदा है ना लाभ है। इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज प्लस में रहेगी, एक स्पीसीज न्यूट्रल रहेगी। एक स्पीसीज प्लस मतलब उसको बेनिफिट है, एक स्पीसीज लो जीरो मतलब न्यूट्रल है, ना लो से ना बेनिफिट है। ये कॉमेंसलिज्म होता है, एक जाति को फायदा, दूसरी जाति को ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल उदासीन है। तो ये सहभोजिता होता है कॉमेंसलिज्म, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेस्टेटिक ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में कौन सा पॉइंट गलत है। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सच एज लिग्निन एंड सेलुलोज, सही है। इज ए कोलोइडल इन नेचर एंड सर्व एज अ रिवर्सल ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये सही है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन इन अंडरगो सॉइल, ये सही है। इट इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, तो आप बोलोगे इसको हटा नहीं सकते हैं, तो ये बात सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, गलत वाला चुनना था, डी वाला गलत है, इसलिए ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमस की विशेषता नहीं है, यह लिग्निन और सेलुलोज जैसे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है, सही है। यह प्रकृति में कोलाइडल और पोषक तत्वों के भंडारण में कार्य करता है, सही है। ये सूक्ष्मजीव प्रक्रिया है कि अत्यधिक प्रतियोगिता है, धीमी गति से उजड़ता, सही है। ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा इसे और अधिक विघटित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बात खत्म।
तो आप बोलोगे सर डी ऑप्शन गलत है, और डी ऑप्शन गलत है, इसलिए हमको डी की ही डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। अगला, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द ट्रॉपिक लेवल इक्विवेलेंट टू काउ इन ग्रासलैंड। बहुत सिंपल सी बात है, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो काऊ का लेवल है वही आपके एक्वेटिक सिस्टम में किसका लेवल होगा। तो समझो, सबसे पहले ग्रास होती है, ग्रास जो होता है वो आपका प्रोड्यूसर होगा। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास होगी प्रोड्यूसर, उस ग्रास को जो काऊ खा रही है वो हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर। तो गाय का लेवल यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता लेवल है इसका। वहीं अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखोगे तो ग्रास की जगह एक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर उत्पादक होते हैं। उन फूड प्रोड्यूस करने वाले फाइटोप्लैंक्टन को जो डायरेक्ट खाते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी जूप्लैंक्टन। तो आपका जैसे आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम में काऊ होती है, वैसे उस लेवल पर आपका कौन सा हो जाएगा एक्वेटिक सिस्टम में जूप्लैंक्टन। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान में गाय के बराबर टॉपिक स्तर पर कौन होता है, तो गाय दूसरे लेवल पे होती है, प्राथमिक उपभोक्ता होती है। वैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है जंतु प्लावक। ये जंतु प्लावक बेटा, जंतु प्लावक, ठीक है। तो आप बोलोगे उत्तर डी, उत्तर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आगे बढ़े। Productivity is the rate of decomposition, sorry, productivity is the rate of production of biomass। productivity की definition ही आ गई। The rate of production of biomass is called productivity। इसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उत्पादकता बायोमास के उत्पादन की दर है, बायोमास के उत्पादन की दर को ही हम उत्पादकता बोलते हैं। ये परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई आ गई, जिसके संदर्भ में हम व्यक्त करते हैं, तो उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, इससे ना, इससे ना, इससे ना, इससे सही। किलो कैलोरी मीटर -2, या फिर हम बोलते हैं किलो कैलोरी पर मीटर, या फिर हम बोलते हैं इनवर्स हो जाएगा, और ऊपर जाएगा ईयर ईयर इनवर्स। तो यह आ जाएगा डी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। द टर्म द एवाइल क्वाड्रेट इज रिलेटेड विद इन द फोर मेजर कॉसेस। किसके लिए रिलेटेड है, बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रिलेटेड है। शब्द दुष्ट चौकड़ी चार प्रमुख कारणों से संबंधित है, तो जैव विविधता हानि। देखो सीधी सी बात है, चार वो रीजन है जिससे बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। फ्रेगमेंटेशन, एक आप बोलते हो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है ओवर एक्सप्लोटेशन, तीसरा होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और चौथा होता है को एक्सटेंशन। आवासीय विखंडन, आवासीय हानि तथा विखंडन, और आप बोलोगे क्या बोल सकते हैं अतिदोहन, फिर बोल सकते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा होता है सहविलुप्तता या सहविलुप्ति। इन चार कारणों से जो आपका बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की हानि होती है। तो ये चार को हम साथ में बोलते हैं द एविल क्वाड्रेट, दुष्ट चौकड़ी बोलते हैं। तो जैव विविधता की हानि से संबंधित है ये वाली बात। लास्ट हम देख लेते हैं बेटा, लास्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इनकरेक्ट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हाई एंडेमिज्म वाला पॉइंट तो सही है बेटा ना। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है इस एरिया में, बिल्कुल होती है। टोटल नंबर ऑफ 34 इन वर्ल्ड, टोटल नंबर ऑफ 34 मतलब 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो ये भी बात सही है। 5 ऑफ दीज ऑकर इन इंडिया, गलत बात है। आपकी इंडिया में तो 3 ही हॉट स्पॉट है, तो 5 कैसे बोल दिया, ये पॉइंट गलत है। हाई एलियन स्पीसीज इन्वेजन, यहाँ पर बाहर की विदेशी जातियां आती है तो नहीं आती है, पॉइंट गलत है। कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ एंड लैंड एरिया प्रॉपर्ली कवर्ड, देश कंडर रेड्यूस एक्सटेंशन ऑफ 30%, ये पॉइंट भी सही है। चौथा और पांचवा पॉइंट यहाँ पे गलत है। 6 पॉइंट में हॉट स्पॉट के बारे में चौथा और पांचवा गलत है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट जो होते हैं उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको देखना है बेटा, गलत कथन आपको सिलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखें। उच्च स्थानिकता, बिल्कुल सही पॉइंट है। प्रजातियों की समृद्धि उच्च दर, बिल्कुल सही बात है। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर होता है, बिल्कुल सही बात है। दुनिया में कुल कितने दुनिया में कुल संख्या है 34 जैविक उर्वरक, ये बात भी सही। इनमें से 5 भारत में है, गलत बात है। भारत में 3 ही है, 5 नहीं है। उच्च विदेशी जातियों का आक्रमण नहीं होता है, यहाँ पे बचा के रखते हैं हम। चौथा पांचवा गलत हो गया। छठा हम देख लेते हैं बेटा, पृथ्वी के 2% से कम भूमि क्षेत्र को कवर करते हुए, लेकिन अगर ठीक से संरक्षित किया जाए तो विलुप्त होने के लगभग 30% तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम इनको सुरक्षित रखें तो बहुत सारी विलुप्त होने वाली जातियों को बचा सकते हैं। तो आपका जो है गलत स्टेटमेंट देखना था, तो चौथा और पांचवा गलत है, तो बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पे आगे पीछे सीक्वेंस। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके बेटा कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो यहाँ हमारे बायो के देखो, यहाँ पर आपको मैंने 40 ऐसे एमसीक्यू करवाए हैं बायो के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसमें बहुत सारी चीजें कवर होगी आपकी। कुछ एमसीक्यू में, एक ही एमसीक्यू में 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं। कुछ एमसीक्यू इसमें जिसमें पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर हो रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट में 4 पेज का टॉपिक, या फिर बोलते हैं 4 पॉइंट में कम से कम आपकी, ये बोल सकते हैं 20-30 लाइन वाला जो टॉपिक होता है वो कवर हो रहा है अच्छे से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मुझे उम्मीद है कि बाकी लेक्चर की तरह आप इस लेक्चर को भी देखोगे और अपने दोस्तों तक शेयर करोगे, और आपकी तैयारी बेहतर हो इसलिए इसको देखना है, साथ साथ जो पुराने वीडियो उनको भी देखना है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे हम बात करेंगे और भी हम ऐसे वीडियो लेते आएंगे। और आप अब एग्जाम अच्छे से दीजिए तब तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।